सवेरा हो चुका था। पश्चिम अफ्रीका की विशाल हरियाली पर सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। केइता वंश के शाही गांव में एक खास हलचल थी। मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बने झोंपड़ों के बीच एक विशेष शाही कुटिया से शंख और ढोल की ध्वनि गूंज रही थी। रानी मां ने एक बालक को जन्म दिया था। शेर की खाल और रेशमी वस्त्रों में लिपटा वह बालक दिव्यता का प्रतीक लग रहा था। बाहर शाही अंगरक्षक सुनहरे कंगनों और पंखों वाले हेलमेट में पहरा दे रहे थे और महिलाएं पारंपरिक गीतों से वातावरण को पवित्र कर रही थीं। नदी के किनारे एक विशाल बाओबाब पेड़ के नीचे बुजुर्ग पुजारी अनुष्ठान कर रहे थे। तभी आकाश में एक सफेद बाज उड़ता दिखा। यह एक दिव्य संकेत माना गया। राजा स्वयं स्वर्णाभूषित वस्त्रों में लिपटे हुए आकाश की ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। इस बालक का नाम रखा गया मूसा। यह कोई साधारण राजकुमार नहीं था, यह था भविष्य का मनसा मूसा, वह सम्राट जिसकी दौलत और दानशीलता की गाथाएं दुनिया भर में फैलेगी। यह क्षण पवित्र था और यह भविष्यवाणी कर रहा था एक ऐसे युग की शुरुआत की जो इतिहास में अमर हो जाएगा। युवा मूसा अब शाही आंगन में प्रशिक्षण ले रहा था। उसके शरीर पर सफेद रेशमी वस्त्र और लाल पट्टी बंधी थी। खुले आकाश के नीचे वह सुनहरी नोक वाले तीरों से लकड़ी के लक्ष्य को निशाना बना रहा था। पास में खड़े रक्षक और गुरुजन उसकी एकाग्रता और साहस की सराहना कर रहे थे। एक ऊंचे लकड़ी के मंच पर बैठा था शाही ग्रियोट, राजा का बुजुर्ग कहानीकार, जो उसे सुंदियाता केता की वीरता और न्याय की गाथाएं सुना रहा था। वहीं पास में जानवरों की खाल पर बने नक्शे फैले हुए थे, जिन पर व्यापार मार्ग और पड़ोसी साम्राज्य दर्शाए गए थे। बुजुर्ग सलाहकार मक्का, गाओ और टिम्बकटू जैसे शहरों की ओर संकेत कर राजनीति और कूटनीति के पाठ पढ़ा रहे थे। मूसा की आंखें उन नक्शों पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर जिज्ञासा स्पष्ट थी। वह कुरान का भी अध्ययन कर रहा था, अरबी भाषा और इस्लामी सिद्धांत सीख रहा था। यह क्षण उसके व्यक्तित्व को आकार दे रहा था। एक ऐसा राजकुमार जो तलवार की ताकत ही नहीं बल्कि ज्ञान, आस्था और परंपरा से भी सशक्त बन रहा था। अटलांटिक महासागर के तट पर लकड़ी के विशाल जहाज तैयार खड़े थे। उस समय के सम्राट समुद्र के पार नई धरती खोजने की जिज्ञासा में डूबे अपनी महान यात्रा पर निकलने वाले थे। सम्राट ने युवा मूसा को देश का रीजेंट घोषित किया। सुनहरे मोतियों से जड़ा हुआ राजसी वस्त्र, लोहे की चप्पलें और हाथ में चमकता हुआ राजदंड। मूसा एक सच्चे शासक की तरह मंच पर खड़ा था। ढोल बज रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रही थीं और सैनिक सम्मान में नतमस्तक हो गए। राजा अपने जहाज पर चढ़ते हुए आखिरी बार मूसा की ओर देखते हैं और विदाई का सलाम देते हैं। समुद्र की हवाएं तेज हो गई हैं और पालें ऊंचाई पर उठ चुकी हैं। मूसा चट्टान पर खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर संयम और आत्मविश्वास झलक रहा है। पीछे से बुजुर्ग उसे याद दिलाते हैं कि न्याय और ईमानदारी से शासन करना उसका कर्तव्य है। यह दिन उसके जीवन का एक मोड़ है जहां वह छात्र से शासक बनता है। भले ही यह जिम्मेदारी अस्थायी हो, पर भाग्य इसे स्थायी बनाने वाला है। मूसा अब उस राह पर है जहां वह इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सम्राट बनने वाला है। माली साम्राज्य की राजधानी नियानी का भव्य राजमहल, जहां संगमरमर के ऊंचे स्तंभों और हाथी दांत की नक्काशी से सजा हुआ विशाल दरबार है। इसी दरबार में राजगद्दी पर बैठे हैं एक तेजस्वी और शांत मुख वाला शासक, मनसा मूसा। यह वह समय है जब वे अभी राजा नहीं बने थे, लेकिन बतौर रीजेंट उन्होंने सत्ता की जिम्मेदारी संभाली थी। उनका स्वर्ण सिंहासन ऊंचा है, लेकिन उनका हृदय विनम्र। चारों ओर से दरबारी, सेनापति और व्यापारी उनसे मिलने आते हैं। कोई व्यापार में सलाह चाहता है, कोई न्याय के लिए गुहार लगाता है। मनसा मूसा सभी को ध्यान से सुनते हैं और हर समस्या का न्यायपूर्ण समाधान करते हैं। इस दौर में मनसा मूसा ने माली की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने व्यापार को आसान बनाया, गरीब किसानों पर लगने वाला कर घटाया और व्यापारियों को सीमा पार लेन देन की छूट दी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जनजातियों के बीच वर्षों से चल रहे झगड़े आपसी समझौते से समाप्त हों। विद्वानों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे स्थानीय कानूनों को लिपिबद्ध करें ताकि न्याय सबके लिए समान हो। उनके इन फैसलों से न केवल माली में समृद्धि आई, बल्कि आम जनता का दिल भी उन्होंने जीत लिया। लोग उन्हें राजा की तरह ही सम्मान देने लगे। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसे राजा की जो न केवल दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना, बल्कि सबसे दयालु और न्यायप्रिय भी।
इस शांत लेकिन निर्णायक दौर ने मनसा मूसा की महानता की नींव रखी। नियानी की राजधानी में सूरज की किरणों से नहाया हुआ एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आता है। मनसा मूसा का राज्याभिषेक। ये वो क्षण था जब माली साम्राज्य ने सिर्फ एक राजा को नहीं बल्कि एक युग को अपनाया। विशाल प्रांगण में हजारों लोग इकट्ठा हैं। रेशमी वस्त्रों में दरबारी, सिर पर पंखों वाले मुकुट पहने जनजातीय सरदार, पुराने ग्रंथ हाथ में लिए विद्वान और आम नागरिक जिनकी आंखों में उम्मीदें चमक रही हैं। प्राचीन अफ्रीकी वास्तुकला से सजे स्थान में स्वर्ण ध्वज हवा में लहरा रहे हैं और सुदूर नाइजर नदी की जलधारा चमक रही है। इसी भव्यता के बीच मनसा मूसा अपने घुटनों पर बैठे हैं और एक वृद्ध पुजारी जो ज्ञान और परंपरा का प्रतीक है, सफेद चोगा पहने उनके सिर पर एक मुकुट रखता है। ये मुकुट किसी साधारण धातु का नहीं बल्कि पन्ना, नीलम और माणिक रत्नों से सजा वह चिन्ह है जो दैवीय अधिकार और धरती की शक्ति का मेल दर्शाता है। जैसे ही मुकुट मूसा के सिर पर रखा जाता है, चारों ओर नगाड़ों की गूंज उठती है। नर्तक रंगीन वस्त्रों में नाचने लगते हैं और जन समूह उल्लास से गूंज उठता है। यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह वह पुरुष था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। एक ऐसा शासक जो न केवल संपत्ति में सर्वोच्च होगा बल्कि अपने न्याय, उदारता और दूरदर्शिता से पूरी दुनिया को चौंका देगा। राज्याभिषेक के इस पवित्र क्षण में माली साम्राज्य को नया जीवन मिला और मनसा मूसा को मिली वह पहचान जो सदियों बाद भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में चमकेगी। यह सिर्फ एक राजा का आरंभ नहीं था, यह एक महान युग का उदय था। मनसा मूसा का शाही महल, जहां सिर्फ दीवारें नहीं, हवा भी सोने की गंध से महकती थी। महल के भीतर एक भव्य स्वर्ण दरबार है जिसकी चौड़ाई इतनी है कि नजर पहुंचते पहुंचते थक जाए। संगमरमर की फर्श इतनी साफ कि किरणें उसमें प्रतिबिंबित होकर पूरे दरबार को उजास से भर देती हैं। ऊंचे ऊंचे सुनहरे स्तंभ जिन पर अफ्रीकी ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, सीधे गगनचुंबी छत तक जाते हैं जहां आकाशीय प्रतीकों की चित्रकारी की गई है। दरबार की दीवारों में जड़े गहरे नीले और लाल रंग के कांच से बने झरोखे रंग बिरंगी रोशनी भीतर बिखेरते हैं। सेवक जो महीन सफेद मलमल में लिपटे हैं, बड़ी विनम्रता से मेवे, सुगंधित पेय और प्राचीन ग्रंथों से भरे थाल ले जाते हैं। और दरबार के केंद्र में हाथी दांत से बनी सिंहासन पर विराजमान है स्वयं मनसा मूसा। उनका वस्त्र स्वर्ण रेशों से बुना हुआ है, सिर पर बेशकीमती हीरों से जड़ा पगड़ी है और उनकी प्रत्येक उंगली में माणिक, पन्ना और नीलम जड़े हुए अंगूठियां हैं। उनके चारों ओर संपत्ति का ऐसा ढेर है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। सोने की ईंटें, हाथी दांत के विशाल दांत, हीरे मोती से जड़े कलात्मक बर्तन और दुर्लभ वस्तुएं जो दूर देशों से लाई गई थीं। यहाँ हर सांस के साथ अगरबत्ती और केसर की खुशबू आती है। मनसा मूसा का यह दरबार केवल दिखावा नहीं था, यह उस शक्ति का प्रतीक था जो उनके पास थी। ऐसे संपत्ति, ऐसा वैभव जो पूरी दुनिया के राजाओं को चकित कर दे। माली साम्राज्य का यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार एक अफ्रीकी सम्राट ने वह ऊंचाई छू ली थी जो इतिहास में कभी किसी ने न देखी, न सोची। सहारा के रेगिस्तान में जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेरता है, तब उसके रंग नारंगी, सुनहरे और लाल रेत के समुंदर को किसी स्वप्न लोक जैसा बना देते हैं। इन्हीं सुनहरी लहरों के बीच धीरे धीरे प्रकट होती है मनसा मूसा की वह ऐतिहासिक कारवां जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। यह कोई साधारण व्यापारिक यात्रा नहीं थी, यह उस सम्राट की यात्रा थी जिसके पास दुनिया की सबसे अधिक दौलत थी। सैकड़ों ऊंटों की लहर एक के पीछे एक रेगिस्तान को चीरती चली जा रही है। हर ऊंट पर रेशमी कंबल और स्वर्ण जड़े साज सज्जा और उनकी पीठ पर लदा हुआ असाधारण खजाना। सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, केसर और दालचीनी जैसे दुर्लभ मसाले और हाथी दांत की मूर्तियां। कुछ ऊंट तो विदेशी राजाओं के लिए उपहार स्वरूप सोने के सिंहासन और कढ़ाईदार रेशमी पर्दे तक ढो रहे थे। इस राजसी काफिले के आगे स्वयं मनसा मूसा अपने श्वेत घोड़े पर सवार हैं, जिनके ऊपर एक सुनहरा छत्र तना हुआ है जिसे शाही सेवक थामे हुए चल रहे हैं। उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मी रंग बिरंगे कवचों में सजे हुए अनुशासन में चलते हुए और पीछे से बजते बांसुरी और ढोल की ताल यह ऐलान करते हैं कि पृथ्वी का सबसे धनवान सम्राट आ रहा है। इस काफिले को देखकर बच्चे दौड़ते हैं, व्यापारी सिर झुकाते हैं और हर कोई दंग रह जाता है। रेगिस्तान की हवा में केसर और चंदन की सुगंध घुल जाती है। यह वह दृश्य था जहां से शुरू होती है वह यात्रा जो मिस्र, अरब और यूरोप की अर्थव्यवस्था तक को झुका देती है। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि इतिहास की सबसे कीमती धरोहरों में से एक बन जाता है।
जब मंसा मूसा मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे तो मानो पूरा शहर जाग उठा। शहर के फाटक खुलते ही लोग उमड़ पड़े। बाजारों के व्यापारी, छोटे छोटे बच्चे, मस्जिदों के मौलवी और शहर के अमीर लोग ऑल सब देखने आए कि आखिर कौन है ये सम्राट जिसकी चर्चा हर कोने में हो रही है। काफिला धीरे धीरे शहर में दाखिल हुआ। सैकड़ों ऊंटों की कतारें, जिनकी पीठों पर बड़े बड़े सोने के बक्से रखे थे, धूप में चमक रहे थे। उनके साथ सेवक चल रहे थे जो टोकरी भर भर कर सोने के सिक्के भीड़ में फेंक रहे थे। लोग चौंक गए। कुछ लोग सिक्के उठाने दौड़ पड़े, लेकिन मंसा मूसा की दरियादिली सिर्फ सिक्कों तक नहीं थी। वो हर गली में रुकते, मस्जिदों को चंदा देते, स्कूलों के लिए धन दान करते, गरीबों को सीधे अपने हाथ से सोना देते। उन्होंने इमामों और विद्वानों की मदद की, नए इस्लामिक सेंटर बनवाने के लिए पैसे दिए और वहां की लोकल जनता के साथ ऐसी सहानुभूति दिखाई जैसे वो उनके ही लोग हों। काहिरा के लोग कहते हैं, मंसा मूसा के आने के बाद शहर में कोई गरीब नहीं रहा। इतनी बड़ी बात थी ये कि उसके बाद मिस्र की इकोनॉमी सालों तक असंतुलन में रही, क्योंकि एक ही इंसान ने इतना सोना बांट दिया था। यह वो पल था जब दुनिया ने देखा कि एक सच्चा राजा सिर्फ सोने से नहीं, दिल से अमीर होता है। मंसा मूसा ने न सिर्फ दौलत बांटी बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच मंसा मूसा का काफिला अब मक्का की ओर बढ़ रहा था। ऊंटों की लंबी कतार, भारी बक्सों में सोना, अनाज और पानी की व्यवस्था। लेकिन ये सफर सिर्फ दौलत का नहीं था, ये था दिल और ईमान का सफर। मंसा मूसा हर रुकाव पर लोगों की मदद करते, गांव गांव में जाकर गरीबों को खाना और सोना बांटते, लेकिन इससे भी ज्यादा वो वहां के लोगों को इज्जत और प्यार देते। एक जगह वो एक सुंदर सजे हुए टेंट में बैठे हैं। उनके आसपास इस्लामी विद्वान, इमाम और हाफिज बैठे हैं। सब मिलकर कुरान, इस्लामी इतिहास और हज की अहमियत पर चर्चा कर रहे हैं। मंसा मूसा खुद बहुत ध्यान से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ धन नहीं बल्कि दीनी इल्म भी उतना ही जरूरी था। रास्ते में जहाँ भी कोई गांव आता, वहाँ वो मस्जिद बनवाने के लिए पैसे देते, मदरसे शुरू करवाते और गरीबों के लिए कुएं खुदवाते। लोग उन्हें दुआएं देते, बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुराते और औरतें अपने घरों से बाहर आकर कहती, ऐसा मेहमान कभी नहीं आया। जब वो खुले रेगिस्तान में नमाज पढ़ते, उनके पीछे पूरा काफिला भी झुक जाता। 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ सजदे में, एक ऐसा दृश्य जो देखने वालों की आंखों को नम कर दे। मंसा मूसा का ये हज सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि ये एक मिसाल बन गया कि असली बादशाह वो होता है जो ईमान के रास्ते पर चले, लोगों को उम्मीद दे और दौलत को बांटकर खुदा की राह में लगाए। मक्का की पाक सरजमीन पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। दूर से धूल उड़ती हुई नजर आई। वो मंसा मूसा का काफिला था। जब वो पहले से हजारों हाजी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंसा मूसा को देखा, सबकी निगाहें बस उसी एक शख्स पर टिक गईं। सोने के जरी से कढ़े हुए कपड़े, सिर पर रत्नों से सजा ताज, हाथ में हाथी दांत और सोने से बना राजदंड, लेकिन चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ इबादत की रोशनी। वो बहुत सादगी से झुके हुए सिर के साथ काबा की ओर बढ़े। उनके साथ आए सेवक सोने की पेटियां उठाए हुए थे, लेकिन वो दौलत किसी शान के लिए नहीं बल्कि खुदा के बंदों की भलाई के लिए थी। मंसा मूसा ने सैकड़ों भूखे हाजियों को खाना खिलाया, गरीबों को सोना दान दिया और खुद नमाज में इस तरह झुके कि जैसे वो खुद को एक आम इंसान से भी कम समझते हों। लोगों के बीच कानाफूसी चल रही थी। ये कौन है जो बादशाह की तरह चलता है पर खुदा के आगे सेवक की तरह झुकता है? इस सवाल का जवाब लोगों की आंखों में दिख रहा था। ये वो शख्स है जो असल मायनों में खुदा का दोस्त है। उस समय के बड़े बड़े आलिम, मौलवी और हाफिज मंसा मूसा से मिलकर दंग रह गए। न सिर्फ उनके पास दौलत थी, बल्कि वो इल्म, अदब और अकीदे में भी सबसे आगे थे। इस तरह मंसा मूसा का मक्का पहुंचना सिर्फ एक हज नहीं था, ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया ने देखा कि ताकत और दौलत भी ईमान के आगे सिर झुकाते हैं। यही वजह है कि आज भी उनका नाम उस सबसे रॉयल और सबसे पाक हज के तौर पर लिया जाता है जो किसी बादशाह ने कभी किया। हज पूरा होने के बाद मंसा मूसा मक्का से वापस माली लौटने लगे, लेकिन इस बार वो सिर्फ सोना लेकर नहीं लौटे थे, वो साथ लेकर आ रहे थे दुआएं, इल्म और रोशनी का खजाना। उनके साथ अब सिर्फ ऊंटों पर सोना नहीं था, बल्कि मिस्र, मक्का और काहिरा के बड़े बड़े आलिम, कारीगर, वास्तुकार और उलेमा भी उनके काफिले का हिस्सा थे। तस्वीर में देखिए, एक विशाल काफिला रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा है। ऊंटों की पीठ पर सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि अरबी और इस्लामी किताबें,
कुरान की तफसीर, वास्तुशास्त्र के नक्शे और स्कूल बनाने की योजनाएं भी लदी हैं। मनसा मूसा अपने रथ में सादगी से बैठे हैं। बगल में एक बुजुर्ग आलिम से मस्जिद और यूनिवर्सिटी बनाने की बातें कर रहे हैं। उनकी आंखों में अब दौलत की नहीं, एक नई माली की तस्वीर बसी है, जहां ज्ञान, दया और तरक्की का राज होगा। रास्ते में जहां भी वो रुकते हैं, उनके सेवक गरीबों को खाना, कपड़े और सोने के सिक्के बांटते हैं। कोई भी जगह खाली नहीं जाती। हर पड़ाव पर किसी के घर में रोशनी हो जाती है। सूरज ढलते वक्त जब पूरा काफिला रेगिस्तान से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नूर की नदी बह रही हो, जहां दौलत, ईमान और इल्म साथ साथ चल रहे हों। मनसा मूसा अब सिर्फ एक अमीर बादशाह नहीं थे, वो बन चुके थे रोशनी के पैगाम्बर। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत दौलत नहीं, बल्कि वो इल्म है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। और अब वो इसी रोशनी को लेकर माली की धरती पर नया इतिहास लिखने लौट रहे थे। कभी जो जगह रेगिस्तान की रेत और चंद झोपड़ियों तक सीमित थी, आज वही तिम्बकतू मनसा मूसा के सपनों से एक चमकता हुआ शहर बन चुका है। सुबह की पहली किरणें जैसे ही इस धरती पर पड़ती हैं, सोने की मीनारें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और ज्ञान से गूंजते स्कूल इसकी पहचान बन जाते हैं। मनसा मूसा ने जब मक्का से लौटते समय फैसला किया कि वो माली को सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि इल्म और तहजीब का गहना पहनाएंगे, तो सबसे पहला कदम था तिम्बकटू को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बनाना। मिस्र के वास्तुकार उनके साथ आए थे, जो बड़ी मस्जिदें और यूनिवर्सिटियां बना रहे थे। एक तस्वीर में मनसा मूसा एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर खड़े हैं, नीचे सकोरे यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। उनके चेहरे पर तसल्ली और उम्मीद की झलक है। सैकड़ों छात्र अफ्रीका के कोनों से आए हुए हैं, कंधों पर किताबें, हाथों में कलम और आंखों में एक सपना। गलियों में तरह तरह की जुबानें गूंज रही हैं, तर्क और चर्चा का माहौल है, व्यापार भी हो रहा है और साथ ही ज्ञान का लेन देन भी। मनसा मूसा को अब इस बात की फिक्र नहीं कि लोग उन्हें सबसे अमीर आदमी कहें। वो अब चाहते हैं कि लोग माली को उस जमीन के तौर पर जानें जहां दुनिया के सबसे समझदार लोग पढ़ते, सोचते और समाज को बेहतर बनाते हैं। तिम्बकटू अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रोशनी का दरिया बन चुका है, जहां मनसा मूसा की दौलत ने ईंटें रखी, लेकिन इरादे और ईमान ने उसे इंसानियत का ताज पहनाया। माली की एक बड़ी खुली चौपाल में, जहां आम दिनों में बाजार लगता है, आज वहां मनसा मूसा इंसाफ का दरबार लगाए बैठे हैं। न उनके चारों तरफ तलवारबंद सिपाही हैं, न डर का माहौल है। वहां है तो सिर्फ आम लोग, विद्वान, काजी, जज और उनकी आंखों में उम्मीद। एक बुजुर्ग किसान अपने खेत के झगड़े की फरियाद कर रहा है, सामने वाला व्यापारी अपने पक्ष की दलील दे रहा है। मनसा मूसा पूरे ध्यान से दोनों की बात सुन रहे हैं, न कोई गुस्सा, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ तटस्थता और समझदारी से भरा हुआ चेहरा। तस्वीर में दिखता है कि कैसे उनके पीछे सुनहरे संदूक में इस्लामी कानून और अफ्रीकी परंपराओं की किताबें रखी हैं। ये कोई दिखावे की चीज नहीं, बल्कि उनके फैसलों की नींव है। एक महिला, एक व्यापारी और एक सिपाही, सब एक ही कतार में खड़े हैं। मनसा मूसा की अदालत में ओहदा नहीं, इंसानियत देखी जाती है। ये वो दौर था जब कई राजे अपनी ताकत से रौब जमाते थे, लेकिन मनसा मूसा ने इंसाफ को अपना ताज बनाया। उन्होंने कहा था, अगर मेरे देश में सबसे छोटा नागरिक भी अपने हक के लिए मेरी तरफ देख सके, तो ही मैं बादशाह कहलाने लायक हूं। इस चौपाल में इंसाफ बिकता नहीं था, बनता था सम्मान के साथ। यही वजह थी कि माली की पहचान सिर्फ सोने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे देश की थी जहां हर किसी को आवाज उठाने और न्याय पाने का हक था। मिस्र की राजधानी काहिरा की गलियों में हलचल मच गई थी। दूर से उठता धूल का गुबार और उसके पीछे सैकड़ों ऊंट, हर ऊंट की पीठ पर लदी थी भारी भरकम थैलियां, जिनमें था सोना, कीमती रेशमी कपड़े और अनगिनत खजाने। लोग अपनी दुकानों से निकल आए, बच्चे दौड़ पड़े, मस्जिदों के इमाम दुआएं देने लगे। मनसा मूसा का काफिला मिस्र पहुंच चुका था। उनका सवारी का पालकी जैसे ही रुका, वो नीचे उतरे। उनके कपड़े सोने की चमक में डूबे थे और सूरज की रोशनी में उनका ताज जैसे आसमान को भी पीछे छोड़ दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उनके साथ आई थी, वो थी उनकी दरिया दिली। वो चुपचाप लोगों के बीच चले गए, गरीबों को सोने के सिक्के दिए, दुकानदारों को मदद दी और विद्वानों को इनाम। ऐसा लगा जैसे काहिरा के हर कोने में बरकत बरस रही हो। वहां के बाजारों, मस्जिदों और गलियों में पहली बार ऐसा चमकता हुआ दौर देखा गया। इतना ज्यादा सोना उन्होंने लोगों को बांट दिया कि मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। सोने की कीमतें गिर गईं, लेकिन मनसा मूसा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए दौलत का मतलब था दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना। उन्होंने कहा था, अगर मेरे पास इतना है कि मैं एक शहर की तकदीर बदल सकता हूँ,
तो उसे खुद तक सीमित रखना मेरी कमजोरी होगी। और यही हुआ। मिस्र के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब एक अफ्रीकी बादशाह ने अपने खजाने से नहीं, अपने दिल से उन्हें माला माल कर दिया। मंसा मूसा का नाम अब केवल माली तक सीमित नहीं था। उनकी ख्याति अब समंदरों को पार कर चुकी थी और यूरोप से लेकर अरब और एशिया तक हर जगह एक ही चर्चा थी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? और जवाब था मंसा मूसा। उस समय यूरोप के राजदरबारों में नए नए नक्शे बनाए जा रहे थे। एक बड़े सुनहरे नक्शे पर एक कलाकार अपने ब्रश से अफ्रीका के पश्चिम में एक छोटा सा नाम उकेरता है, माली, और उसके ठीक ऊपर चमकदार स्याही से लिखता है टिम्बकटू। अब वह स्थान केवल एक भूगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सपनों की धरती बन चुका था। यूरोपीय व्यापारी, अरब इतिहासकार और एशियाई विद्वान सब मंसा मूसा की कहानियां सुनने को लालायित रहते। कोई बताता कि कैसे उन्होंने मिस्र में इतनी दौलत बांट दी कि वहां की अर्थव्यवस्था सालों तक डगमगाई रही। कोई कहता कि उनकी यात्रा में ऊंटों के काफिले का सिरा नजर ही नहीं आता था, क्योंकि हर ऊंट की पीठ पर सोने की थैलियां लदी थीं। यूरोप के राजा, अरब के खलीफा और चीन के सम्राट, सबके दरबारों में अब मंसा मूसा की तस्वीरें बनने लगी थीं। कहीं वो एक सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, तो कहीं उनके पीछे खजानों की नदियां बह रही हैं। उनकी दानशीलता, उनका न्यायप्रिय स्वभाव और उनका बौद्धिक प्रेम, इन सब ने उन्हें केवल एक अमीर इंसान नहीं, बल्कि एक आदर्श सम्राट बना दिया था। इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिनकी प्रसिद्धि बिना युद्ध लड़े केवल उनके कार्यों और व्यक्तित्व से फैलती है। मंसा मूसा उनमें से एक थे। वो अफ्रीका के राजा तो थे ही, लेकिन उस युग की वैश्विक चेतना का भी हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा नाम जो दूर देशों में बैठे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था, बिना किसी फतह के, बिना किसी हथियार के। वक्त बदल रहा था। वह राजा जिसने माली को सोने से भर दिया था, अब अपने जीवन की अंतिम अवस्था में था। मंसा मूसा अब उस भव्य महल में बैठा था जहां चारों ओर किताबें थीं, ज्ञान के पर्चे थे और उसकी कमाई हुई दौलत सजी थी। लेकिन आज उसका ध्यान केवल एक बात पर था, विरासत। वो अपने बेटों और मंत्रियों को बुलाता है और एक सुनहरे पत्र पर लिखा हुआ दस्तावेज उन्हें सौंपता है। उसमें न कोई खजाने की बात थी, न जमीनों की लड़ाई, बल्कि उसमें लिखा था एक सपना, एक दृष्टि, ऐसा माली जहां हर बच्चा पढ़े, हर व्यापारी सुरक्षित हो और हर नागरिक न्याय पाए। मंसा मूसा जानता था कि दौलत तो एक दिन मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन अगर वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, नैतिकता और एकजुटता की मिसाल दे जाए तो उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। और सचमुच उसके बनाए मस्जिदों में आज भी इबादत होती है। टिम्बकटू की गलियों में आज भी वो लाइब्रेरीज हैं जहां उस जमाने के हजारों ग्रंथ संभाल कर रखे गए हैं। उसकी बनाई सड़कों पर व्यापार होता रहा और उसके द्वारा बोई गई शिक्षा की फसल कई दशकों तक फलती फूलती रही। मंसा मूसा चला गया, लेकिन उसका स्वर्णिम युग, उसका चरित्र, उसकी दरियादिली और उसका दूरदर्शिता भरा नेतृत्व अफ्रीका ही नहीं, पूरी दुनिया की स्मृति का हिस्सा बन गया। मंसा मूसा ने अपने जीवन से ये साबित किया कि सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ सत्ता से नहीं, अपने कर्मों और विचारों से लोगों के दिलों पर राज करता है। समय की धारा में एक दिन ऐसा भी आया जब स्वर्ण से सजी उस माली की भूमि पर एक गहन शांति छा गई। मंसा मूसा वो सम्राट जिसने केवल दौलत ही नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा की रोशनी फैलाई थी, अब अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था। महल का वह कमरा जहां वह विश्राम कर रहा था, सुनहरी दीवारों, नर्म वस्त्रों और मूक प्रार्थनाओं से भर गया था। उनके चारों ओर उनके बेटे, विद्वान और विश्वासी खड़े थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में गर्व। बाहर टिम्बकटू की गलियों में लोग अपनी दुकानें बंद करके इकट्ठा हो गए थे। मस्जिदों में विशेष नमाजें पढ़ी जा रही थीं। माँ बाप अपने बच्चों को मंसा मूसा की कहानियां सुना रहे थे। कैसे वो 1000 ऊंटों के साथ हज यात्रा पर गया था, कैसे उसने सोने की नदियां बांटी थीं और कैसे उसने शिक्षा को धन से ऊपर रखा था। जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में ढलने लगा, वो दृश्य एक प्रतीक बन गया, एक युग का अंत, लेकिन उसकी रोशनी अब भी चारों दिशाओं में फैली हुई। मंसा मूसा ने अपनी मृत्यु से भी ये सिखाया कि कोई व्यक्ति अपने नाम और काम से अमर हो सकता है। मंसा मूसा के जाने के बाद इतिहास ने उसे केवल एक धनवान राजा नहीं माना, बल्कि उसे अफ्रीका का पुनर्निर्माता कहा। उन्होंने जिस तरह माली को एक व्यापारी केंद्र, शैक्षिक राजधानी और धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया, उसने पूरे महाद्वीप की छवि बदल दी। टिम्बकटू केवल माली का शहर नहीं रहा, इट बिकेम द हार्वर्ड ऑफ मेडिवल अफ्रीका। वहां की लाइब्रेरीज में दुनिया भर से ग्रंथ आने लगे,
व्यापारी, विद्वान और तीर्थयात्री दूर दराज से यहाँ ज्ञान और अवसर की तलाश में आने लगे। मंसा मूसा के शासन में अफ्रीका को वह वैश्विक मान्यता मिली जिसकी उसे सदियों से आवश्यकता थी। यूरोप के नक्शों में पहली बार माली प्रमुखता से दिखने लगा। अरब इतिहासकारों ने उनके जीवन पर ग्रंथ लिखे और अफ्रीका की गरिमा को दुनिया के सामने सम्मान मिला। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल तलवारों से नहीं बल्कि पुस्तकालयों, न्याय और समरसता से चलता है। उनकी नीतियां, उनकी दृष्टि और उनका मानवीय दृष्टिकोण आज भी नीति निर्माण के उदाहरण माने जाते हैं। आज जब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं, एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट, इन सभी की दौलत अरबों डॉलर में है। लेकिन अगर हम इतिहास की गहराई में जाएं, तो इन सब पर भारी पड़ता है मंसा मूसा। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर मंसा मूसा की संपत्ति को आज की मुद्रा में आंका जाए तो वह 100 बिलियन से भी ज्यादा होती, यानी किसी भी आधुनिक अरबपति से कहीं आगे। लेकिन उनकी दौलत का असली मूल्य केवल धन में नहीं था, बल्कि उन्होंने उस संपत्ति को शिक्षा, धर्म, व्यापार और मानव सेवा में लगाया। उन्होंने मिस्र से लेकर मक्का तक जितना सोना बांटा, उतना शायद आज की दुनिया के सारे अरबपति मिलकर भी नहीं दे पाएंगे। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को खोला, विश्वविद्यालयों को खड़ा किया और अपने नागरिकों को न्याय दिया। आज भी अफ्रीका के लोग उन्हें गर्व से याद करते हैं और दुनिया भर के इतिहासकार उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे न्यायप्रिय शासक के रूप में मानते हैं। मंसा मूसा केवल एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है कि जब दौलत और धर्म, शिक्षा और सेवा एक साथ चलें, तो एक राजा नहीं, एक युग पैदा होता है।